नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में पतंगबाजी बहुत होती है। 2 और 2 मिलाकर 4 बनाने की कोशिश, जो कि राजनीति में हमेशा होता नहीं है, बहुत कम ही होता है कि अगर ये और ये मिल जाए तो क्या हो जाए और ये साथ आ जाए तो क्या हो जाए। ये इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं जब एक पक्ष कमजोर पड़ने लगता है। तब लगता है कि कोई विकल्प तो होना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा जनता दल के जितने धड़े हुए उनकी एकता की बातें। एक समय तो यहां तक हो गया था, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला, ये सब लोग लखनऊ आ गए, मुलायम सिंह यादव से मिले और कहा कि एक पार्टी बना लेते हैं, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी ही रहेगा और आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन अंत में बात टूट गई। किस बात पर? कि अलग अलग पार्टियों ने इतने सालों में अपने घरौंदे बना लिए हैं, यानी अपनी संपत्तियां खड़ी कर ली हैं। उनका बंटवारा कैसे होगा, किसके हिस्से में क्या आएगा? और फिर सब पार्टियां परिवार की हैं, तो किस परिवार के हिस्से में राजनीतिक दल का बड़ा हिस्सा आएगा? मतलब एक होकर भी वो अंदर से अलग अलग रहना चाहते थे, इसलिए हो नहीं पाया। इसी तरह की अटकलें चलती हैं कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस का विलय हो जाए। शरद पवार तो खैर कांग्रेस से ही निकले हुए हैं और कांग्रेस से निकलने के बाद तुरंत उन्होंने कांग्रेस से समझौता करके सरकार भी बना ली महाराष्ट्र में। 99 में आपको याद होगा, 99 मार्च में निकले और अक्टूबर नवंबर में जो है कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। जब विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, सरकार बनाई, 15 साल सरकार चलाई, तब से साथ ही हैं। तो उनके भी मिलने की बात होती है। एक समय बड़ी चर्चा चली थी कि ममता बनर्जी और कांग्रेस का विलय हो जाए तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी और ममता बनर्जी को एक राष्ट्रीय भूमिका मिल जाएगी। इसी तरह से जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस से ही निकले। उनके पिता जो है 2 बार मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के, कांग्रेस के बड़े नेता थे। 2004 और 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार बनी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आंध्र प्रदेश की थी और राजशेखर रेड्डी की थी। इसके बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने, खासतौर से सोनिया गांधी, कोई भूमिका देने को जगन मोहन रेड्डी को तैयार नहीं हुई। यहां तक कि उनके पिता की मृत्यु के बाद जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली या जिनके घरों में मौत हो गई, उन लोगों के लिए को धन्यवाद देने के लिए यात्रा निकालना चाहते थे। सोनिया गांधी ने उसकी भी परमिशन नहीं दी। अंत में जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी बना ली। कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब तरह के केस किए। अब भी चल रहे हैं वो केस। ये जो कांग्रेस पार्टी कहती है ना, इस्तेमाल करती है बीजेपी सारी इन जांच एजेंसियों का, दरअसल उसको इसका अनुभव है कि कैसे इस्तेमाल होता है। उसको मालूम है कि कैसे किया जाता है, क्योंकि वो कर चुकी है, इसलिए उसको जल्दी समझ में आ जाती है बात। तो अब भी वो केस चल रहा है। वो केस बिल्कुल वैसा, 4 या 6 केस चल रहे हैं जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ। वो उसी तरह के हैं जैसे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चारा घोटाला के थे, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के। और उसमें उनको जब भी फैसला होगा, केवल अदालत से समय वो ले रहे हैं, जब भी फैसला होगा जगन मोहन रेड्डी को जेल से जाने से बचाना बहुत कठिन होगा और इसका श्रेय जो है कांग्रेस पार्टी को ही जाना चाहिए। इसी तरह से आजकल एक नई चर्चा शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला विधानसभा का 2027 में। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े, दोनों को फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई और कांग्रेस भी 6 सीटें जीत गई। 2019 में याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, रायबरेली की सोनिया गांधी जीती थी। राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। तो समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बाद 6 सीटें जीत गए। अब यह कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है, तो अगर एक हो जाएंगे तो कांग्रेस का जनाधार बन जाएगा। और 37 लोकसभा सीटें लेकर भी अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाए। अगर एक हो जाए पार्टियां तो उनकी राष्ट्रीय भूमिका बन जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो ये कि दोनों पार्टियां इस समय एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही हैं, यानी जाति की कॉन्स्टिट्यूएंसी को। जाति और उसके साथ मुसलमान, ये 2 कोर इशू हो गए हैं दोनों पार्टियों के।
मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। उसी तरह से जाति के मुद्दे, समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात करती ही रहती है। राहुल गांधी भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से पिछड़ों की, दलितों की बात करने लगे हैं। वो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करने लगे हैं। हालांकि उनकी पार्टी में ऐसा नहीं होता, उनकी सरकारों में ऐसा नहीं होता। 55-57 साल या उनके पार्टी के समर्थन वाली सरकार रही, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक उनको पिछड़ों की याद आ गई है। उनको लगता है कि अब वो पिछड़ों की बात करेंगे और पूरा पिछड़ा वर्ग उनके साथ हो जाएगा। तो 80 साल में, या कहें कि 1952 से जब से पहला चुनाव हुआ तब से लेकर आज तक तो पिछड़ा वर्ग समाज जो है कांग्रेस के साथ गया नहीं। आज क्यों चला जाएगा, उसका कारण क्या? केवल राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं इसलिए चला जाएगा, या वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, इसलिए चला जाएगा? और अखिलेश यादव को लगता है कि उनके पास एक ही मुद्दा है, जाति। लेकिन उनका भी इतिहास आप देखिए। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद उनकी पार्टी का उदय हुआ। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव संसद से पास कराया। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। दो पार्टियां मंडल का प्रोडक्ट अगर कहें, दो राजनीतिक दल, दो नेता, दो परिवार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव। लेकिन इन दोनों ने अपने जाति के अलावा और दूसरी पिछड़ी जातियों का कोई ध्यान नहीं रखा, उनके बारे में सोचा नहीं। सोचा नहीं से मेरा मतलब उनको हिस्सेदारी देने के लिए 15 साल तक लालू प्रसाद यादव का राज रहा। पहले वो मुख्यमंत्री बने, फिर वो जेल चले गए तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी बनी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 13 साल अलग अलग टुकड़ों में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जिसमें 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। किसी एक सरकार में किसी गैर यादव को डिप्टी सीएम भी बनाया क्या? ये मान लिया कि चलिए आपके परिवार के लिए मुख्यमंत्री का पद सुरक्षित है, आरक्षित है, बल्कि कहना चाहिए कि सरकार बनेगी तो यादव परिवार का ही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनेगा। डिप्टी सीएम बना देते, कोई तो ऐसा संकेत देते कि और दूसरी पिछड़ी जातियों को जोड़ना चाहते हैं, उनको साथ लेना चाहते हैं। लेकिन वो सिर्फ यादव समाज का अपनी पार्टी में वर्चस्व चाहते हैं। बाकी उनको बाकी जातियों के लोग फॉलोअर के रूप में चाहिए, कार्यकर्ता के रूप में चाहिए, नेता के रूप में नहीं चाहिए, सहभागी के रूप में नहीं चाहिए, और हिस्सेदारी की तो बात ही कोई नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव कुछ भी कहें, पूरे 92 से लेकर अब तक 1 बार बहुमत की सरकार बनी है समाजवादी पार्टी की 2012 में। 2024 में लोकसभा में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की रही। उसके आधार पर उनको लगता है कि सारा पिछड़ा वर्ग उनके साथ हो गया है। समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान है, मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ है, और उत्तर प्रदेश में यानी क्षेत्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ है। जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत है, वहां कांग्रेस के साथ है, और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो लोगों का, जो लोग ये आइडिया उछाल रहे हैं, उनका कहना है कि दोनों जाति की राजनीति करने लगे हैं, दोनों मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर अलग अलग पार्टी का क्या मतलब? दोनों को मिल जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। तो 2 और 2 4 होते नहीं है। 3 बार ये एक्सपेरिमेंट जो है वो समाजवादी पार्टी कर चुकी है। पहला एक्सपेरिमेंट किया 1993 में, जब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, और उस समय लग रहा था, अर्थमेटिक देखे तो मतलब उससे बड़ा सामाजिक समीकरण तो कोई हो ही नहीं सकता था। उस समय मुलायम सिंह यादव पूरे पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते थे, कांशीराम पूरे दलित समाज के नेता माने जाते थे। इन दोनों के अलावा मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था। फिर भी 1993 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला। बहुमत छोड़िए, सिंगल लार्जेस्ट, गठबंधन के तौर पर भी सिंगल लार्जेस्ट नहीं बन पाए।
बीजेपी से 1 सीट पीछे रह गए और वोट शेयर में 5% पीछे रह गए। दूसरा गठबंधन किया 2017 में अखिलेश यादव ने, जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से। 2012 में 224 सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की और 2017 में गठबंधन के बाद 47 पर आ गए। कांग्रेस पार्टी भी जो है घटकर 7 पर आ गई। उससे पहले 24 या 26 ऐसे कुछ सीटें थी। फिर उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। उसमें आरएलडी भी शामिल हो गई। ये पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन था, सबसे बड़ा जातीय समीकरण, सबसे बड़ा सामाजिक समीकरण था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। 2014 में समाजवादी पार्टी को लोकसभा की 5 सीटें मिली थी, 19 में भी मिली। बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी से गठबंधन के बावजूद, हाँ, बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को मुसलमानों का वोट मिल गया, इसलिए उनकी सीटें 0 से 10 हो गई। तो यादव वोट ट्रांसफर नहीं हुआ बसपा को और दलित वोट ट्रांसफर नहीं हुआ समाजवादी पार्टी को। तो इसलिए दलों के मिल जाने से वोट भी ट्रांसफर हो जाए, ऐसा होता नहीं जब तक कि बहुत विशेष परिस्थिति ना हो। 2 बार ऐसा हो चुका है। एक 1977 में, जब अलग अलग पार्टियों ने जो है अपना अस्तित्व खत्म करके विलय किया था, जनता पार्टी बनाई थी, और 1989 में जब जनता दल बना था। जनता पार्टी को बहुमत मिला क्योंकि उसमें जनसंघ भी शामिल थी। जनता दल को बहुमत नहीं मिला क्योंकि उसमें जनसंघ शामिल नहीं थी। तो जनता दल बहुमत से बहुत पीछे रह गया और सरकार बनाने के लिए वीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज दोनों का समर्थन लेना पड़ा। तो इसलिए ये कहना कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिल जाएंगे तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे, ये खामख्याली ज्यादा है। जमीन पर ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इससे पहले का उदाहरण आप देख लीजिए कि पार्टियों के साथ आने से कार्यकर्ता भी साथ आ जाए और मतदाता वर्ग भी साथ में जुड़ जाए, ऐसा होता नहीं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो 1971 का है, जब ग्रैंड अलायंस बनाया विपक्षी दलों ने कि कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस कभी जो है 50% वोट या उससे ज्यादा पाती नहीं है, उसके खिलाफ वोट जो है 50% से ज्यादा पड़ते हैं, तो इसलिए हम बिखरे हुए हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। तो सब मिल गए और बुरी तरह से हार गए। तो ये अरिथमेटिक को मिलाने से केमिस्ट्री नहीं बनती है। केमिस्ट्री बनाने के लिए दूसरे ही कारण होते हैं, और वो केमिस्ट्री बनाने का दम, उसकी क्षमता सिर्फ और सिर्फ जनता में है, मतदाता में है, कि वो क्या सोचता है। वो जब बदलाव चाहता है तो वो अर्थमेटिक को केमिस्ट्री बना देता है और बिना अर्थमेटिक के भी केमिस्ट्री बना देता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, जो इस तरह का शगुफा छोड़ रहे हैं, उनको लगता है कि दोनों पार्टियों का अगर विलय हो जाएगा तो दोनों पार्टियों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो पता चला कि चौबे जी छब्बे बनने के चक्कर में डूबे रह गए। वही हाल हो सकता है और होगा, ये अतीत के जो उदाहरण हैं वो बता रहे हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं। और सबसे बड़ी बात, अलग अलग पार्टी इतने लंबे समय चलाने के बाद, और कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है, दोनों के नेता राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, दोनों अपने को एंटाइटल्ड समझते हैं, सत्ता का हकदार समझते हैं असली। दोनों के ईगो बहुत बड़े बड़े हैं। कैसे समन्वय होगा? अगर एक क्षण के लिए मान लीजिए, तर्क के लिए, कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में फैसले कौन लेगा? राहुल गांधी या अखिलेश यादव? दिल्ली में फैसले में अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी, कितनी होगी? क्या राहुल गांधी सुनेंगे अखिलेश यादव की? तो ये सब हवाई बातें हैं। दरअसल ये नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शुभचिंतकों को कि ये अलायंस हो जाएगा, तब भी वो मानकर चल रहे हैं कि 2024 में जो हुआ वही 27 में होगा या उससे बेहतर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं उससे बुरा होने वाला है। 2024 में जो हो गया वो काठ की हांडी थी, एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। तो गठबंधन हो या ना हो, गठबंधन होना तो तय है। विलय की मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती। तो गठबंधन हो या ना हो, सत्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के लिए बहुत दूर है। लखनऊ दोनों के लिए बहुत दूर है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।